नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह हमारी वीडियोस अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत 101 एमसीक्यूज पे होने वाली है। रैपिड फायर के रूप में मैंने ये वीडियो तैयार की है, जिसके अंतर्गत मैं अपेक्षा करता हूं कि जो आपके परीक्षा के पैटर्न में 5 क्वेश्चन आते हैं वो 100% नहीं तो 99% तो इन्हीं 101 क्वेश्चन में से आने वाले हैं। बस आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप वीडियोस को पूरा देखिएगा। इन 101 क्वेश्चनों में आपको खुद प्रतीत होगा कि आपने जो अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक में पढ़ा है वो सब यहीं से आया है, या फिर आपको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे। अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो पूरी कवर हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है दृश्यों का किस माध्यम से अधिक महत्व होता है। यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 में सबसे पहला है समाचार पत्र से, रेडियो से, टेलीविजन से या फिर इंटरनेट से। आखिर चारों में कौन से माध्यम में दृश्यों का सबसे अधिक महत्व है? तो ये हम बात करें दृश्यों के महत्व की तो सबसे अधिक महत्व आता है टेलीविजन के अंतर्गत, तो टेलीविजन आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? तो आप लोगों ने पहले ही अध्ययन करते हुए पाया होगा कि 3 है, आपका इंट्रो, आपकी बॉडी और आपका एंड। 3 प्रकार आपका उल्टा पिरामिड शैली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक खर्चीला संचार जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा आज के समय में यदि कोई खर्चीला माध्यम है तो वो आपका इंटरनेट है, क्योंकि आज इसमें जितने पैसे हम लग रहे हैं ज्ञान को अर्जित करने में, अलग अलग सूचनाओं का संग्रहण करने में, वो ना तो रेडियो में लगते हैं, ना टेलीविजन में और ना ही समाचार पत्र में। सबसे अधिक माध्यम खर्चीला हमारा इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? हमने पढ़े हैं कि 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। आपका एक फ्रीलांसर होता है, एक अंशकालिक और एक पूर्णकालिक। तो आप देखेंगे जो नियमित रूप से वेतन ले रहा है, तो आप अपनी सेंस का यूज करेंगे तो आपको बताएंगे जो लोग नियमित वेतन लेते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं। तो आपका आंसर ख बिल्कुल सही होगा। आगे हम देखेंगे कि फ्रीलांसर और अंशकालिक क्या होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है फीचर को, संपादक के नाम पत्र को, संपादकीय को या स्तंभ लेख को। चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम समाचार पत्र की आवाज कह सकते हैं? तो आपको बता दूं कि समाचार पत्र की आवाज के रूप में संपादकीय जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत अल्प समय के लिए किसी समाचार पत्र में कार्य करने वाली पत्रकारिता कहलाती है। अभी हमने देखा था नियमित रूप से जो काम करते हैं वो पूर्णकालिक हुए, तो अल्प समय के लिए हमारा होता है अंशकालिक। ठीक है, ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। ये 3 पहले से हैं, तो चौथा स्तंभ हमारा मीडिया होगा। संपादक का सिद्धांत है, यहां पर तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, ये सभी। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यदि यहां पर तथ्यों की शुद्धता भी है, निष्पक्षता भी है, वस्तुपरकता भी है, तीनों की तीनों हमारी क्या है, सिद्धांतों में आती है संपादन के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, घ ये सभी। नेक्स्ट है हमारा, जनसंचार के माध्यमों का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो 2 तरह के प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो सकारात्मक तो पड़ता ही पड़ता है, परंतु हमारे पास नकारात्मक प्रभाव भी आज के समय में बहुत ज्यादा पड़ने लगा है, तो हमें इसी को रोकना है कि लोगों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो ऑप्शन ग होगा, क और ख दोनों। हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, जनसंचार के माध्यम से सूचनाओं और विचारों के द्वारा किसका एजेंडा तैयार किया जाता है? किसका एजेंडा तैयार करेंगे हम सूचनाओं और विचारों के माध्यम से? देश का, समाज का या दोनों का? तो हमारे जो संचार के माध्यम है वो सिर्फ समाज या देश के लिए नहीं, दोनों के लिए कार्य करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं। आखिर हमें जो आधुनिक माध्यम है हमारे जनसंचार के वो कहां से प्राप्त हुए हैं? क्या पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से, डच से या अंग्रेजों से? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ग है, अंग्रेजों से हमें ये प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंचार के माध्यमों द्वारा किसके कामकाज पर निगरानी रखी जाती है? सरकार के, ईश्वर के या दोनों के? हमेशा दोनों पे नहीं जाना है। यहां पर ईश्वर के कामकाज पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती। यहां पर जो हमारे संचार के माध्यम से सरकार के कामकाज पर निगरानी रखी जाती है। तो सिर्फ आपका ऑप्शन क बिल्कुल सही होगा। अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए कितने साल हो गए? तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो 1780 में
जो बंगाल गजट हमारा पहले आया, तो लगभग लगभग आज से 500 साल हो चुके हैं, तो आप इस आंसर को लगभग सही मान सकते हैं। इसके बाद बंगाल गजट की किस स्थान से निकला, तो अभी अभी मैंने बताया कि 1780 में बंगाल गजट निकला और इसका स्थान था कोलकाता। उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है। यदि अभी अभी बात करी हमने बंगाल गजट की, तो ये हिंदी का नहीं था, अंग्रेजी में निकलता था। उसके बाद हिंदी का हमारा साप्ताहिक पत्र जो है वो उद्यत मार्तंड है, जो 1826 ईस्वी में निकला। उसके बाद समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है कि कितने ककार होते हैं, तो यहाँ पर 6 ककार होते हैं हमारे संचार माध्यम के। आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कौन से 4 हैं, उनका क्रम क्या है, वो भी आपको आगे पता चलने वाला है। परंतु इन 6 में से कोई सा भी पूछ लिया जाता है या 6 की संख्या पूछ ली जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन, अमीरों की पार्टियों, फिल्मी गपशप, सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है पेज 3। पेज 3 पत्रकारिता कही जाती है जिसमें अमीरों की पार्टियों, फिल्मी गपशप, सनसनी फैलाने वाली खबरें ये सब छपती हैं। उसके बाद तुरंत घटी घटनाओं की सूचना देने वाली पत्रकारिता कौन सी होती है, तो तुरंत घटी घटना की पत्रकारिता होती है, वो भी हमारा पेज 3 के अंतर्गत आती है। हिंदी का समाचार निम्न में से कौन सा है। हम देख रहे हैं कि जो समाचार हमारे पास ऑप्शन आया है, पहला अमर उजाला, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा दैनिक जागरण। तो आप सभी परिचित होंगे कि तीनों ही अखबार हमारे क्या हैं, हिंदी के हैं, तो ऑप्शन घ बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संपादक का दायित्व है, कौन सा दायित्व है इसमें, खबरों को ठीक करना, खबरों को एकत्र करना, खबरों को छापना, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि खबरों को ठीक करना संपादक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो यहां पर ऑप्शन आपका क बिल्कुल सही होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से फीचर लेखन किस शैली के निकट है, तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2 रूप में आता है। कहीं कहीं पर इसका प्रकार पूछा जाता है किस प्रकार का है, तो आत्मनिष्ठ है, और किस शैली के निकट यदि पूछा जाता है तो कथात्मक शैली आपकी सबसे सही आंसर होगा। इसके बाद किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है। यहां पर हम देखते हैं कि जो माध्यमों का लेखन है किसको ध्यान में रख के किया जाता है, माध्यमों को, लेखक को, जनता को, या बाजार को। तो सबसे सटीक आंसर जो है इसका क होगा, माध्यमों को। आप रेडियो के लिए लिख रहे हैं, टीवी के लिए लिख रहे हैं, या फिर इंटरनेट के लिए लिख रहे हैं, पत्रिकाओं के लिए लिख रहे हैं, अखबारों के लिए लिख रहे हैं, आखिर किस माध्यम के लिए आप लेखन कार्य कर रहे हैं, तो वो आपका माध्यमों को ही ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो आप क्या मानते हैं कि सबसे पुराना अखबार है, रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा, कौन सा आखिर सबसे पुराना होगा। तो सबसे पहले छापाखानी, हमारी जो वर्तनिया लेखन है उसको सबसे पहले छापा गया था, तो इसका मतलब हमारा अखबार सबसे पुराना माध्यम यहां पर होगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है। तो हमारा नेट साउंड यहां पर टेलीविजन से संबंधित है। हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ कब से हुआ है, तो हम हिंदी में यदि बात करें तो नेट पत्रकारिता कब से आरंभ हुई, तो हिंदी में नेट पत्रकारिता आरंभ करने का पूरा श्रेय वेब दुनिया को जाता है, तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेट साउंड या नेट कहते हैं, तो यहां पर अभी बात हुई टेलीविजन की, तो इसी प्रकार घटना स्थल या प्रतिदृश्यों की आवाज को नहीं, शूट करते हुए खुद ब खुद रिकॉर्ड होने वाली आवाज को नहीं, खबरों को प्रभावशाली बनाने के लिए कृत्रिम आवाज डाल लेते हैं उनको, जी नहीं बिल्कुल नहीं। तो नेट के माध्यम से आने वाली आवाज, मतलब जितने भी नेट के माध्यम है उनके आने वाली आवाज जो होगा हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तथ्यों का सूचनाओं को उनके घटते हुए महत्वपूर्ण क्रम में लिखना क्या कहलाता है। हमें पता है किस क्रम में, उठते हुए क्रम, घटते हुए क्रम में, सॉरी। तो घटते हुए क्रम में सूचनाओं को लिखना कहलाता है हमारा उल्टा पैरामिड शैली। जो ऊपर क्वेश्चन भी आया था कितने प्रकार की होती, इसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं आपके, इंट्रो, बॉडी एंड, 3 भाग होते हैं उल्टा पैरामिड शैली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, खबर की पुष्टि करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को क्या कहते हैं। तो खबरों की पुष्टि करने वाले प्रत्यक्षदर्शी जो देख रहे हैं सामने और तब हमारी कोई खबर छप रही है, तो वो एंकर बाइट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार कहलाता है। तो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, आपको याद हुआ होगा, सबसे पहले मैंने निश्चित मानदेय की बात की है, तो निश्चित मानदेय होता है हमारा पूर्णकालिक पत्रकार का। समाचार के मुखड़े में खबर लिखे जाने वाले का सही क्रम क्या है। आपने अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि हमारे जो ककार हैं, ठीक है,
कितने बताए मैंने? 6 बताए थे। तो 6 में से ये क्रम होता है किस प्रकार से हम समाचार माध्यम लिखें, तो उसमें हमारा क्रम क्या होगा। तो यहां पर आपका जो सटीक है, क्या, कौन, कब, कहां, ये आपका बिल्कुल सटीक है। तो इसमें जो दो और हैं, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, और उसके बाद जो लास्ट वाला बचता है वो है क्यों। तो ये 6 आपके ककार हैं। आप इनको क्रम के अकॉर्डिंग याद के रखे रखिएगा, जिससे कि यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको भूल ना पाए। अगला क्वेश्चन है, न्यूज पैक से आप क्या समझते हैं। तो न्यूज पैक क्या होता है? न्यूज पैक एक खबर को दूसरी खबर से जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर अन्य खबर को जोड़कर लेखन जो आंसर है आपका, ये बिल्कुल सटीक होगा। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहां पर समाचार पत्रों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी क्यों देनी पड़ती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि विशेष क्षेत्र में जानकारी देनी पड़ रही है? क्या उन्हें बाजार में टिके रहने के लिए देनी पड़ती है, सभी तरह के विषयों के लेखन के लिए, या फिर पाठकों की रुचि के लिए, या फिर विज्ञापन प्राप्त करने के लिए? क्या लगता है आपको क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि हमारी रुचियां, हमारे इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। कहीं हम खेल समाचार देखना पसंद करते हैं, कभी हम राष्ट्रीय समाचार देखना पड़ते हैं, कभी हम राज्य समाचार देखते हैं, कभी हम कृषि से संबंधित देखते हैं, तो कभी व्यापार से संबंधित देखते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है, और प्रत्येक व्यक्ति की रुचि होगी तो आंसर हमारा पाठकों की रुचि के लिए बनेगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिट कवर करने वाले रिपोर्टर को पत्रकारिता जगत में किस नाम से बुलाते हैं। तो जो बिट कवर करता है, बिट मतलब समाचार, न्यूज, जिस क्षेत्र में बिट कवर करता है उसको हम किस रूप में बुलाते हैं। तो बिट कवर करने वाला हमारा जो पत्रकार होता है वो फ्रीलांसर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेखन को माना जाता है संपादक की आवाज, पत्रकार की आवाज, अखबार की आवाज, या पाठक की आवाज। तो हम कह सकते हैं कि संपादकीय जो पृष्ठ है उसको हम अखबार की आवाज कहते हैं, कि जो हमारा संपादकीय पृष्ठ होगा वही हमारे अखबार की आवाज कहलाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फीचर को किस प्रकार का लेखन माना जाता है। अभी अभी मैंने बात किया था कि एक शैली पूछी गई थी, फीचर जो लेखन है उसकी शैली क्या है। तो हमने कथात्मक शैली के रूप में दिखा। तो यहाँ पर कथात्मक से पहले वो शैली है, परंतु लेखन का प्रकार यदि पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आत्मनिष्ठ आप जवाब देंगे कि आत्मनिष्ठ है। आगे देखते हैं, आलेख कुछ कुछ फीचर जैसा होता है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है, अतः आलेख का निम्न में से विषय नहीं हो सकता। एक आलेख, एक आर्टिकल लिखने का जो फीचर की तरह ही कुछ कुछ होता है, उसका क्या विषय नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि आलेख हम खेलकूद पर भी लिख लेते हैं, राजनीति पर लिखे जाते हैं, समसामयिक घटनाओं पर भी लिखे जाते हैं। तो सिर्फ किस पे? ब्रेकिंग न्यूज पे आलेख नहीं लिखे जाते, यहाँ पर समाचार दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा क होगा। इसके बाद, ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार का लेखन क्या होता है हमारा? फीचर लेखन। ऑप्शन ख बिल्कुल सही होगा, जिसमें हम एक सुव्यवस्थित तरीके से, सृजनात्मक ढंग से आत्मनिष्ठ लेखन करते हैं, जिसमें सूचनाओं के साथ साथ क्या होता है? मनोरंजन भी होता है, उसको हम फीचर लेखन कहते हैं। रजत एक पत्रकार है, वे सामान्य विचारों से आगे बढ़कर खेल से जुड़ी, इस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करता है। उनकी रिपोर्टिंग को क्या कहा जाएगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बात आई है? बारीकी से विश्लेषण करना। किसी भी चीज का जब हम गहनता से विश्लेषण करते हैं, गंभीरता से विश्लेषण करते हैं, तो विशेष रूप से उस रिपोर्ट को तैयार कर रहे होते हैं, तो उसको कहा जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का है, भास्कर पत्रकार है, वे आर्थिक जगत से खबरें बड़ी दिलचस्पी और सक्रियता से कवर करते हैं, और उनकी रुचि और रुझान के अनुसार वे क्या बन सकते हैं। हम जान रहे हैं कि भास्कर जी किससे रिलेट कर रहे हैं? आर्थिक जगत से रिलेट कर रहे हैं। तो क्या हो सकते हैं? एक लेखक, पाठक, स्तंभ लेखक। हम कहेंगे कि एक विशेष के साथ वो उनका जुड़ाव है, तो वो विशेष विशेषज्ञ कहलाएंगे। नेक्स्ट, मुद्रित माध्यमों की सीमा का या कमजोरी के विषय में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दे देखना, आपको असत्य छांटना है। इसे आप धीरे धीरे आराम से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी खबर होगी जो मुद्रित होगी, जो छपी हुई होगी, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम से किसी काम के नहीं है। जो निरक्षर होंगे, मुद्रित माध्यमों में हमारा पोस्टर्स भी आ जाते हैं, पिक्चर भी आ जाते हैं, चित्र भी आ जाते हैं, तो निरक्षरों के लिए अब वो काम के होते हैं। तो ये भी हमारा सही है।
इसमें समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की समय सीमा होती है। बिल्कुल, आप कब प्रकाशित कर सकते हैं उसकी समय सीमा होती है, ये भी सही है। तो आपके तीनों सही है। इसको पढ़ लेते हैं। इसमें अन्य समाचार माध्यमों की तरह तुरंत घटी घटनाओं को नहीं प्रकाशित कर सकते। बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम तुरंत नहीं कर सकते क्योंकि इसकी समय सीमा होती है। 24 घंटे के अंतर्गत जो घटनाएं घटी गई हैं उन्हीं को दिखाया जा सकता है। कोई घटना अभी घटी है, अखबार छप चुका है, रात्रि को लेट नाइट कोई घटना घटी है उसको हम नहीं दिखा सकते। अर्ली मॉर्निंग को घटना घटी है नहीं दिखा सकते, दिन में घटी है नहीं दिखा सकते, अगले दिन ही वो अखबार में आएगी। तो जो मुद्रित माध्यम होते हैं उसमें आपका जो आंसर होगा वो घ बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहां पर हमारा 42वां क्वेश्चन है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो यहां पर 3 वेबसाइट्स दी गई हैं जो विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का जो श्रेय है वो आप देखेंगे कि ऑप्शन तहलका.com को जाता है। इसका सही आंसर होगा तहलका.com। इसके बाद स्तंभ लेखन के अंतर्गत किसको अपने विषय का चयन करने की स्वतंत्रता होती है? लेखक को, जनता को, अखबार के मालिक को या सभी को? अब विषय के बारे में लिख कौन रहा होता है? एक लेखक। तो चयन करने की स्वतंत्रता किसको होगी? लेखक को। तो हमारा ऑप्शन क बिल्कुल सही होगा। समाचार पत्रों के लिए कितने घंटे की अवधि डेडलाइन के रूप में होती है? मैंने अभी अभी ऊपर बताया आपको कि यहाँ पर 24 घंटे की अवधि होती है। उसी के अंतर्गत जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं को समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट हमारा रेडियो माध्यम है किस प्रकार का? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, ध्वनि व शब्द माध्यम? नहीं। तो नहीं, हम देख रहे हैं कि रेडियो क्या है? रेडियो में हमें सिर्फ श्रवण होता है, सुनाई देता है आवाज, कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। तो दृश्य तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, दृश्य श्रव्य। तो हम देख रहे हैं कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम है रेडियो। तो आपका ऑप्शन क बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, घटना स्थल से फोन करके किसी घटना की सूचना देने वाली कौन सी पत्रकारिता होती है? तो फोन पे ही किसी घटना के बारे में हम सूचना दे रहे हैं तो वह फोन इन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, समाचारों का स्रोत है। समाचार कैसे आते हैं? कौन सा उसका स्रोत है? व्यक्तिगत संवाददाता, समाचार ब्यूरो द्वारा, समाचार प्रदाता एजेंसी द्वारा? तो तीनों ही आपके सही है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या जाएगा? सही बिल्कुल घ, उपयुक्त सभी आपके सही हैं। यहां पर मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों माना गया है? क्या कारण है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि मीडिया को क्या है, प्रेस को चौथा स्तंभ माना गया है, पर उसका कारण क्या है, क्यों माना जाता है? तो आप देखेंगे कि इसका पहला कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के कारण, सरकार तक पहुंचती है इसके द्वारा, या और सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचती है। मतलब जनता की बातें सरकार तक और सरकार की बातें जनता तक, दोनों ही कारणों के कारण इसको चौथा स्तंभ माना गया है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ग बिल्कुल सही होगा, क और ख दोनों। नेक्स्ट बात करें वॉचडॉग पत्रकारिता की, सरकार के कामकाज पर निगाह रखने वाली। वॉचडॉग पत्रकारिता किसको कहते हैं? जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है, गड़बड़ी का पर्दाफाश करती है, या सरकार की कमी को जनता के समक्ष लाने वाली? तो मैं देख रहा हूं कि तीनों ही बातें सही हैं, इसका मतलब उपयुक्त सभी हमारे जो कथन है वो सही है। तो घ बिल्कुल सही होगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो पहले की बात की गई, आपके यहां पर हम देख रहे हैं कि बंगाल गजट नहीं है। यदि पहले की बात आती और ऑप्शन में बंगाल गजट होता तो बंगाल गजट होता, जो अंग्रेजी माध्यम के द्वारा हमारा पहला समाचार पत्र है। परंतु यहां पर उद्यत मार्तंड है जो हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है, जो 1826 ईस्वी में निकला। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क बिल्कुल सही होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हिंदी का आएगा तो उद्यत मार्तंड, यदि हिंदी का आता है तो उद्यत मार्तंड है, यदि पहला और बंगाल गजट ऑप्शन में है तो बंगाल गजट ही आएगा। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधी हमारी वीडियोस हो चुकी है। आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो कृपया कर वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में उनका भी फायदा हो सके। और ये सिर्फ कक्षा 11 के लिए या 12 के लिए नहीं, दोनों के लिए है। आप कक्षा 11 और 12 दोनों में इसका लाभ ले सकते हैं। उन 5 क्वेश्चनों से जो आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं उसका लाभ इस वीडियो के अंतर्गत आपको अवश्य मिलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि प्राप्त हुए हैं। हमें कहां से ये प्राप्त हुए हैं? उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम। तो हम पूर्व, इसको पश्चिम से हमें ये सारे प्राप्त हुए हैं। पश्चिम यूरोप के माध्यम, वहां पर जो क्रांति हुई उनके द्वारा ही हमें ये सब प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है। ये किस चीज के माध्यम है? तो ये हमारे
संचार और जनसंचार, यहाँ पर सी, संचार के भी है जनसंचार के भी है, दोनों तरह के माध्यम है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं। हम देखते हैं कि जब टेलीविजन पर क्रिकेट मैच आ रहा होता है तो वो क्या है, लाइव चलता है, लाइव प्रसारण होता है, तो लाइव प्रसारण को यहाँ पर सीधा प्रसारण बोलते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है, तो संचार शब्द बना कैसे है, सबसे पहले हम यहाँ देख ले हैं, तो संचार में हम देख रहे हैं कि सम धन चार, तो इसमें जो मूल शब्द है वो हमारा चार है, सम उपसर्ग लगा है तब जाके संचार बना है, तो यहां पर चार मूल शब्द है, तो धातु हम मूल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा बी। उसके बाद संचार का अर्थ क्या होता है, तो संचार का अर्थ होता है चलना, हमेशा अपनी भाषा, अभिव्यक्ति, अपने माध्यम, किस माध्यम से आप बात कर रहे हैं वो आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है, जो भी संदेश है हमारा हम उसको समझ रहे हैं, किसी ने हमें किसी भाषा में शब्द लिखा है, कुछ शब्द लिखा है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति हमारे साइन के माध्यम से दी है, लिखने के माध्यम से दी है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उस भाषा को डिकोड करते हैं, मतलब उसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि वो भाषा आपको आती होगी तभी आप उसको समझ पाओगे, तो आप डिकोडिंग कर रहे हैं उस समय। संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है, रुकावट क्या है उसमें, भीड़, महंगाई, शोर से, लड़ाई झगड़े से, तो हमें पता है कि शोर बाधाएं आती हैं तो वो यहां पर होती हैं। इसके बाद कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के किस प्रकार का उदाहरण है, कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श चल रहा है, तो अंतर्वैयक्तिक नहीं, अंतर्वैयक्तिक होता है जब व्यक्ति स्वयं से बातें कर रहा हो, अंतर्वैयक्तिक जब दो लोगों में आपस में बातें हो रही है, तो यहां पर कक्षा समूह हो रहा है तो सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि समूह संचार हो रहा है कक्षा के अंतर्गत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, जनसंचार का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, तो जनसंचार को अंग्रेजी रूपांतरण है आपका मास कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 60, नियंत्रण, अभिव्यक्ति, सूचना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि जनसंचार के हैं। ये सब जनसंचार के क्या है, ये सब जनसंचार के कार्य हैं कि आप नियंत्रण में होंगे, अभिव्यक्ति करेंगे, सूचना, सामाजिक, ये सारे के सारे जनसंचार के कार्य हैं। सरकार को संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य कौन करता है, जनसंचार करता है। समाचार जल्दी में लिखा गया क्या है, एक इतिहास है, जो भी हम लिख रहे हैं समाचार के माध्यम से वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो कैसी, बासी हो या बेकार हो, शुष्क हो, नहीं, जो घटना ताजी हो, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी वो समाचार सही होगा। कौन से किस्से कहानी समाचार में नहीं हो सकते, आखिर किस प्रकार के कहानी किस्सों को हम समाचार में नहीं ले सकते, तो यहाँ पर बात करते हैं पहला, समुद्र की गहराई से, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक तथ्यात्मक रूप से इसको लिया जाता है। प्रवृत्ति, ऊंचाइयों को बिल्कुल इंफॉर्मेशन है, जंगल के क्षेत्रों को सभी बिल्कुल इंफॉर्मेशन है। हाँ, भूत प्रेत की कहानी किस्सों को हम समाचार नहीं बना सकते, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत, ये सारे के सारे संपादन के सिद्धांत हैं। एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है क्या, कल्पनाओं को, बिल्कुल नहीं, यथार्थ को, हाँ बिल्कुल, न भावनाएं होती हैं न कल्पनाएं होती हैं, ये कवि कविताओं में कर सकते हैं, पर समाचार में इनका कोई औचित्य नहीं है। झूठे अतीत को हम झूठ समाचारों में नहीं, सत्यता की बात करते हैं हम समाचारों के माध्यम से, न्याय की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ यथार्थ को दिखाएंगे। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है, निष्पक्ष, कपटी, एक पक्षीय, दुर्भावपूर्ण। तो हम देख रहे हैं कि ऑड इवन के फॉर्मूले को भी देखें तो निष्पक्ष बिल्कुल सही बात है, एक समाचार पत्रकार जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, नहीं तो किसी प्रकार का कपट करे, कपटी कहलाए, दुर्भावपूर्ण हो और एक पक्षीय हो, ये सब नहीं चलेगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है, अन्यायपूर्ण, न्याय संगत, विद्वेषपूर्ण, असत्य। वही बात, ये तीनों की तीनों बातें गलत हैं, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। पत्रकार का गुण क्या है, असहज, असत्यवादी, संदेह करना, क्रोधी। तो हम बात कर रहे हैं कि पत्रकार को हमेशा हर सिचुएशन में संदेह पैदा करना होगा सच्चाई को जानने के लिए, तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, तो कौन सा
हम बात कर सकते हैं अंत व्यक्ति के लिए कौन सा उपयोगी नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर बात करें हम, समाचार पत्र भी उसके लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि उसमें जो खबरें छप रही हैं वो पढ़ नहीं सकता और पत्रिकाओं में भी नहीं सकता। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो यहाँ पर हम सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही नहीं यहाँ पे लगाना पड़ सकता है, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ये ना हो के, तीनों ना हो के आपका बी और सी ऑप्शन होगा। आप ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, थोड़ा सा आप सेंसिबल होके इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। तो इसमें श्रव्य जो सिर्फ हम सुनाई दिए हमें, समाचार पत्र नहीं, इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। इंटरनेट माध्यम में हमें पढ़ाई सुनाई, दृश्य श्रव्य दोनों होता है। टेलीविजन भी आपका श्रव्य दृश्य होता है। सिर्फ जनश्रव्य माध्यम है हमारा रेडियो। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ है। तो मुद्रण का आरंभ हुआ है चीन से। उसके बाद वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने किया है। गुटेनबर्ग। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, गुटेनबर्ग। भारत का पहला छापाखाना कब। पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और छापाखाना कहाँ बना। हाँ, गोवा में। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा इन पर। नेक्स्ट आता है आपका 76, समाचार लेखन की प्रभावशाली कौन सी है। तो जो सबसे प्रभावशाली शैली है समाचार की वो उल्टा पिरामिड शैली है। उसके बाद निम्न में से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि इंट्रो, बॉडी और समापन तीनों उसके अंग हैं। तीन ही अंग होते हैं उसमें, हमारा क्या अंग नहीं है, मध्य भाग यहाँ पर अंग नहीं कहलाता। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। दृश्यों का किस माध्यम से अधिक महत्व होता है। तो दृश्यों का जो सबसे अधिक महत्व होता है वो होता है टेलीविजन के अंतर्गत। टेलीविजन के लिए खबर लिखने के लिए मौलिक शर्त क्या होती है। साहित्यिक भाषा में लेखन, दृश्यों के साथ लेखन, सनसनीखेज लेखन या सामान्य लेखन। तो जो टेलीविजन के साथ होती है वो होता है दृश्यों के साथ। जिस प्रकार का दृश्य आती है आप उसी प्रकार का लेख वहां पर लिखेंगे, वही बिल्कुल सटीक होगा। उसके बाद हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई। तो जो हिंदी में नेट पत्रकारिता, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वेब दुनिया, इसका आरंभ करने का श्रेय वेब दुनिया को जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। तो यहाँ पर इसका तृतीय दौर चल रहा है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है। ऊपर आपने क्वेश्चन को ध्यान दिया गया जिसमें पूछा गया था कि समय सीमा डेडलाइन क्या है। तो 24 घंटे की डेडलाइन होती है। डेडलाइन वर्ड आपको वहां मिला होगा, तो इसका आंसर डेडलाइन ही है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी अभी बात किया था आपके, हमारे पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होगा। एक तो फ्रीलांसर होगा, पूर्णकालिक होगा और अंशकालिक होगा। 3 प्रकार के पत्रकार। समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका पहले आ गया। जो नियमित वेतनभोगी का है वो आपका पूर्णकालिक होते हैं। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं। जो भुगतान के आधार पर जैसा समाचार वैसा आपका भुगतान किया जाएगा, इन सबको कहा जाता है आपका फ्रीलांसर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 84, समाचार पत्रों में छपने वाले फीचर लेखन कितने शब्दों के होते हैं। इसका सही आंसर है 250 से लेकर 2000 शब्दों तक फीचर लेखन लिखा जाता है। इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है। तो समाचार पत्र की आवाज संपादक की जो है, जो संपादक जो पत्र लिखते हैं वो समाचार पत्र की आवाज होती है। क्वेश्चन उलट कर आया है, पहले संपादक की आवाज किसे कहा जाता है, तो समाचार पत्र की आवाज था। यहाँ पर आप देख रहे हैं समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी है। अभी अभी पूछा गया सबसे श्रेष्ठ शैली जो है उल्टा पिरामिड शैली है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है लेकिन बदल बदल अपना रूप बदल रहा है, आंसर सेम है। विशेष लेखन क्या कहलाता है। सामान्य लेखन सेट कर किसी विशेष विषय पर लेखन किया गया लेखन, बिल्कुल सही। बाकी बातें बिल्कुल निराधार हैं, ये सब नहीं है। इसका आंसर बिल्कुल 87 का ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 88 की, संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं। तो उनके जो काम का विभाजन होता है उसको बिट कहा जाता है। विशेष लेखन के क्षेत्र कितने हैं। तो विशेष लेखन का कोई 1, 2 या 4 क्षेत्र नहीं है। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र बनते हैं जिसमें विशेषीकृत रिपोर्ट की जाती है, वो अनेक होते हैं। विशेष लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा शैली अपेक्षित होती है। तुम जो विशेष लेखन लिखते हैं वो भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पाठक हैं वो क्या है, आसानी से उसको पढ़ सकें, समझ सके ना। तो पढ़ना समझना आसानी से होगा तो क्या होगा, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो विशेष लेखन का क्षेत्र की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सिनेमा, स्वास्थ्य, समाचार और मनोरंजन, 3 चीजें यहां पर दी गई है। तो विशेष लेखन का जो क्षेत्र है वो समाचार नहीं होंगे। हालांकि मनोरंजन, सिनेमा और स्वास्थ्य पर आप विशेष लेखन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें भारत का पहला समाचार
वाचक किसे माना जाता है? तो पहला भारत समाचार वाचक जो है वो देवर्षि नारद हैं, जो इधर से उधर सूचनाएं पहुंचाते थे, वो नारद जी का कार्य था। तो पहला समाचार वाचक उन्हीं को कहा गया है। धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु कौन थे? तो संवाद सेतु के रूप में नारद ही थे। उसके बाद महाभारत के युद्ध का विवरण सुनाया था। तो आप लोगों ने यदि महाभारत पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो कहीं पर आपको कथन समझ में आया होगा कि जो संजय है वो महाराजा धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत सुना रहे थे। उसके बाद देवर्षि नारद का वाद्य यंत्र क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सारे के सारे एक तरह के ही लगते हैं, परंतु जो उनका वाद्य यंत्र था वो वीणा है। सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता किसकी है? तो संचार सबसे बेहतर कर पाते हैं वो मनुष्य ही हैं, जो क्षमता रखते हैं, कुशलता रखते हैं संचार करने की एक दूसरे के साथ में। हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन है, प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? कूटवाचन मतलब जो समझता है, प्राप्त जो संदेश हमें जो मैसेज मिला है उसका कूटवाचन करेगा जिसको वो मिला होगा, प्राप्त करता। अब हमारे लास्ट के क्वेश्चंस रह गए हैं, आइए देखते हैं। सांकेतिक संचार किसे कहा जाता है? इशारे से बुलाना, साथ ले जाकर समझाना, लिखकर समझाना, पढ़कर समझाना। तो पढ़ना लिखना सांकेतिक भाषा में नहीं आता है, ना ही साथ ले जाकर समझाना। इशारे से कुछ बात समझाई जा रही है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसके बाद विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं कौन? विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में कौन परिवर्तित करता है? संपादक करता है, कवि करता है, लेखक करता है, पत्रकार करता है? समाचारों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य पत्रकार का होता है। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, समाचारीय महत्व काफी हद तक क्या है? लंबाई, राजनीतिक विशेषता से निर्धारित होते हैं, प्रभाव से या स्थानीयता से? जो समाचारीय महत्व होता है वो स्थानीयता से महत्व रखता है कि स्थानीय खबर सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद हमारा अंतिम इस वीडियो का क्वेश्चन है, पत्रकारिता एक तरह का कौन सा लेखन है? दैनिक इतिहास लेखन, पौराणिक प्रसंग लेखन, पुरातन समाचार लेखन या साप्ताहिक लेखन? अब ये भी बात की गई थी कि जो समाचार है वो एक तरह का हमारा इतिहास लेखन ही है, वो एक तरह का इतिहास ही है हमारा। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कौन सा लेखन हुआ वो दैनिक इतिहास लेखन हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कक्षा 11 के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम आएगी आप लोगों के। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जो हिंदी का 19 फरवरी को निर्धारित है, उसके बाद अन्य राज्यों के स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स जो होने वाले हैं उन सभी में हिंदी माध्यम जो अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप सभी से अपेक्षा करूंगा वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद समझिएगा, और एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना ही निवेदन होगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो कमेंट में भी आपका स्वागत है। धन्यवाद।